हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। वेलकम, शुरू करते हैं। आश परिवार की पुकार भाग 1 आपके अपने YouTube चैनल आर लॉफी बॉय पे। सेठ श्याम लाल उत्तर प्रदेश के एक गांव के प्रधान थे। वह एक ईमानदार प्रधान ही नहीं बल्कि एक विश्वासपात्र व्यक्ति भी था। वह अपने परिवार का भी ईमानदारी और प्रेम से ख्याल रखता था। सेठ श्याम लाल के परिवार में उसकी पत्नी बेजंती, उसका एक बेटा भीमा और उनकी बड़ी बहन रूपरेखा रहते थे। सेठ श्याम लाल की बहन रूपरेखा की उनके पिता ने बड़े ही धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद उनकी माता व पिता की लगभग 6 माह बाद एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सेठ श्याम लाल माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। सेठ श्याम लाल की बहन पे ये सब देखा न गया, उसने सेठ श्याम लाल को अपने पास अपनी ससुराल में बुला लिया। सेठ श्याम लाल के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका ख्याल और उनकी देखरेख उनकी बड़ी बहन रूपरेखा ने की थी। इसीलिए सेठ श्याम लाल के घर में उनकी बड़ी बहन की ज्यादा पूछ होती थी। सेठ श्यामलाल के माता पिता की मृत्यु के बाद सेठ श्यामलाल 5 वर्ष बाद अपने गांव आया था। उसकी बहन के अच्छे बर्ताव और पिता के शुद्ध आचरण के कारण सेठ श्यामलाल को गांव का प्रधान बनाया गया था। सेठ श्यामलाल ने प्रधानी को बड़े ही ईमानदारी और विश्वास निष्ठा से निभाया था। ईमानदारी से प्रधानी करते करते आज सेठ श्यामलाल को लगभग 5 से 10 वर्ष गुजर चुके थे। ये तब की बात है जब सेठ श्यामलाल की प्रधानी कुशल मंगल चल रही थी। वह पड़ोस के 4 गांव का प्रधान भी बन गया था। वह इस बात का जश्न मनाने के लिए अपनी बड़ी बहन के गांव गया था। बहन ने अपने छोटे भाई को बड़े आदर सम्मान से बैठाया, थक गया था इसलिए थोड़ा विश्राम करवाया। विश्राम के बाद पुनः उसने उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। पकवान बनाकर खिलाने के बाद उन्होंने अपने भाभी के बारे में पूछा और सेठ श्याम लाल के बेटे यानी अपने भतीजे के बारे में पूछा कि वह सब कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। सेठ श्यामलाल अपनी बड़ी बहन को बोला कि वह सब कुशल हैं और कुशलता से बड़ी ही शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी प्रधानी बहुत ही अच्छी चल रही है, इसलिए हम आपके यहाँ इस बात की खुशखबरी सुनाने आए हैं। और एक और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारे पड़ोस के 4 गांव का और मैं प्रधान बन गया हूँ। सेठ श्यामलाल की बड़ी बहन बड़े ही खुश होकर बोली कि मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरा भाई इतनी तरक्की कर रहा है। कुछ समय वह लोग वार्तालाप करते रहे। फिर रात्रि में सब लोग सोने के बाद सुबह जल्दी उठकर श्यामलाल बोला कि जीजाजी और दीदी, मैं अब अपनी गांव को चलता हूं। सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाकर सभी की समस्याओं को सुनना है और फिर भीमा भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। सेठ श्यामलाल की बहन बोली कि श्यामू, कभी भीमा और भाभी को लेकर भी आना, यहाँ बहुत समय हो गया, मैंने भीमा को और भाभी को नहीं देखा है। सेठ श्यामलाल अपनी बड़ी बहन को यह विश्वास दिलाकर अपने गांव के लिए प्रस्थान करता है कि वह अगली बार भीमा और अपनी पत्नी को लेकर यहां जरूर आएगा। श्यामलाल जब अपने गांव पहुंचा तो श्यामलाल की पत्नी ने श्यामलाल को बताया कि आज सुबह से 5-6 केस ऐसे आए कि वह सुलझने वाले ही नहीं थे। श्यामलाल अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाकर पंचायत में जाता है कि मैं जो भी करूंगा सत्य के लिए ही करूंगा। जब श्यामलाल पंचायत में पहुंचे तो अपने सामने 4 शिकायत दर्ज लोगों को पाते हैं। उन लोगों का कहना यह था कि एक व्यक्ति जिसका नाम कलुआ था, उसने उन चारों के घर पर चोरी की है, लेकिन कलुआ अपनी चोरी का अपराध मानने को तैयार ही नहीं था। वह चारों उसको पीटने के लिए कहने लगे कि यदि इसने हमारे घर जो चोरी की है वह सारा सामान वापस नहीं किया तो हम इसे पीट पीट कर जान से मार देंगे। श्यामलाल ने उन चारों को विश्वास दिलाया कि मैं यदि इसने चोरी की है तो आपका सामान आपको दिला के रहूंगा, वरना मैं प्रधानी छोड़ दूंगा। कलुआ से श्यामलाल ने पूछा कि बताओ कलुआ, क्या तुमने इन चारों के घर पे चोरी की है? कलुआ फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सेठ श्यामलाल जी, मैंने इन चारों के घर से चोरी नहीं की है और यह लोग मुझे पहले से ही इतना पीस चुके हैं कि अब अगर इन लोगों ने मुझे पीटा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ श्यामलाल को कलुआ पर तरस आने लगा। उन चारों को सेठ श्यामलाल ने विश्वास दिलाया कि हम इसके घर पर तलाशी लेकर तब बताते हैं। चूंकि यह केस कुछ उलझता ही चला जा रहा है। अगले दिन पंचायत के सभी सदस्य और सेठ श्यामलाल कलुआ के घर तलाशी के लिए पहुंचे। पंचायत के साथ वह चारों पीड़ित भी पहुंचे। तलाशी शुरू हुई। कलुआ के घर के सभी कमरों को अच्छी तरीके से तलाशी लेकर देखा गया, लेकिन उन कमरों में कुछ न था। लेकिन सेठ श्यामलाल वापस लौट ही रहे थे कि अचानक उनको जमीन का फर्श कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने उस खोदे हुए फर्श को पैरों से मसल कर देखा तो वह खुदा हुआ दिख रहा था। सेठ श्यामलाल ने उस फर्श को खोदने के लिए कहा कि यह इतने ही हिस्से को खोदा जाए। खुदाई के दौरान उन चारों व्यक्तियों के घर से जो सामान चोरी हुआ था वह सारा सामान उस जमीन के नीचे दफन मिला। यह सब देखकर सेठ श्यामलाल को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और सेठ श्यामलाल क्रोधित होकर बोले कि सारे पंचायत का तुमने अपनी इस क्रूर हरकत से अपमान किया है, इसलिए पूरी पंचायत तुम्हें इस ग्राम से और आगे के 4 और ग्रामों से बेदखल करती है।
यह सब सुनकर कलुआ बहुत ही क्रोधित हुआ, लेकिन सारे पंचायत के सामने कुछ कह ना सका और उस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर बस गया। अब सेठ श्यामलाल ने उन चारों व्यक्तियों से खुद माफी मांगी और कहा कि मुझे व्यक्ति पहचानने में गलती हो, मुझे आप सभी माफ कर दे। वह चारों व्यक्ति और पंचायत के सभी सदस्य सेठ श्यामलाल से बोले कि आपने तो अपना कार्य किया है और बहुत ही ईमानदार निष्ठा से अपने काम को अंजाम दिया है, आप माफी ना मांगे। माफी का हकदार तो वह कलुआ था। सेठ श्यामलाल अपने घर चले गए और दूसरे दिन उन्हें अगले गांव में जाकर फैसला सुनाना था। तभी अचानक रास्ते में कलुआ ने 4 बैलों को भेजकर और सेठ श्यामलाल की बैलगाड़ी में टक्कर करवा दी और जिससे कि सेठ श्यामलाल बेहद चोटिल हो गए थे। जब श्यामलाल ने कलुआ को देखा तो श्यामलाल कलुआ को बोले कि कलुआ तूने सही नहीं किया है, एक प्रधान के साथ तूने बहुत ही बुरा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कलुआ बोला कि पहले तू मेरे होंठों से बच तो जा। और इतना कहकर कलुआ ने सेठ के ऊपर चारों बैलों को छोड़ दिया। बैलों ने सेठ को इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि सेठ ने उस जगह ही प्राण त्याग दिए। कलुआ यह सब देखकर बड़ा खुश हुआ और सेठ को अपनी बैलगाड़ी पे लिटाकर और सेठ के गांव में ले आया। गांव वालों ने सेठ की ऐसी हालत देखकर कलुआ से पूछा कि ये सब कैसे और कहाँ हुआ। कलुआ बोला मुझे नहीं पता, मैं बस पास के गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि सेठ जी कैसे डले हैं तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। मुझे बहुत दुख है सेठ जी की ऐसी हालत का। इतना बोलकर पाखंडी झूठ मूठ कर रोने लग गया। गांव के लोगों ने सोचा कि यह अब सुधर गया होगा। सभी लोग सेठ की पत्नी और बेटे को बुलाकर मृत सेठ को दिखवाया। गांव के लोगों ने सेठ की बहन के गांव में खबर भेज दी। खबर के मिलते ही सेठ की बहन रोती रोती सेठ के गांव चली आई। रात्रि का समय था, एक तो थोड़ी थोड़ी सर्द पवन और ऊपर से ये गम का माहौल, सीने में एकदम पीर सी पोड़ा रहा था। ऐसा माहौल था कि मानो आज ये सारा गांव लुट ही गया हो, मानो कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि सभी प्रधानों की मृत्यु हो गई हो। रात बहुत ही डक में कटी। सुबह सभी सेठ का अंतिम संस्कार करके अपने अपने घर वापस आ गए। सेठ के घर में अभी भी मातम बना हुआ है, गम का माहौल बना हुआ है। सेठ की बहन सेठ बीवी को संभाल रही है, उधर सेठ का बेटा जो कि अब 18 साल का हो चुका है, उसका रो रो के बुरा हाल है, उसे भी संभाल रही है, खुद को भी समझ रही है, कह रही है कि होना था सो हो गया, अब इसके लिए क्या रोना, अब अपना भविष्य तुम्हें खुद चुनना होगा, अपने पिता की तरह अपना नाम बनाना पड़ेगा। सेठ की बहन 13 दिनों तक सेठ के घर पर रही। उसके बाद वह सभी अंतिम का जिनको करवाने के बाद अपने ससुराल अपने गांव में वापस चली गई। अब सेठ के घर में केवल सेठ की पत्नी और उसका बेटा ही रहता है। सेठ का बेटा जो कि कभी पिता के राज्य में अपने घर से धूप में कदम बाहर भी नहीं रखा था, आज मजदूरी करने पड़ोसी गाँव में जाया करता है। उसे मजदूरी के 15 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, उसी में वह अपनी माँ का और अपना पेट भरता है और घर का गुजारा करता है। धीमे धीमे भीमा को 2 साल बीत चुकी है। भीमा की माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, कुछ बुढ़ापे का असर, कुछ पति के वियोग में रो रो कर उन पर बुढ़ापा जल्दी आ गया है। भीमा पर यह सब देखा नहीं जाता, अब तो माँ से खाना भी नहीं बनता है। भीमा ने अपनी बुआ को पत्र लिखा और पत्र में वह सब बताया कि माँ से अब खाना भी नहीं बनता है, मैं खाना बनाता हूँ तो मजदूरी के लिए लेट हो जाता हूँ, तो मजदूरी 5 रुपये 10 रुपये की रह जाती है, मैं खाना बनाता हूँ तो माँ को भी बुरा लगता है, आप घर पर आ जाए, माँ को थोड़ा समझा दीजिए। भीमा की बुआ ने अपने गांव में एक सुंदर सी सुशील सी लड़की देख रखी थी। उन्होंने लड़की के माता पिता को भीमा के बारे में पहले से ही बता रहा था कि अच्छा लड़का है, प्रधान का बेटा है और घर को देखकर चलने वाला लड़का है, आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखेगा और आपकी बेटी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बुआ जी घर पर आई, अपनी भाभी से बात की, भाभी को समझाया बुझाया कि भाभी जी आप इतना मत रोया करिए, अब तो बहुत ही समय हो चुका है, भैया को जाए, आप अब अपना ख्याल रखा कीजिए, हम आपसे खाना भी नहीं बनता है, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि भीमा की शादी कर दीजिए, मैंने एक अच्छी सी लड़की देख रखी है जो आपके घर को देखकर चलेगी, लड़की के परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैंने उन लोगों से बात कर रखी है, मैंने उन्हें बता दिया है कि आप भीमा को आकर देख जाएं। वह अगले 2 दिन बाद आएंगे। सेठ की बहन 2 दिन तक सेठ के घर रुकी। जब लड़की के घर वाले लोग आ गए तो सेठ की बहन ने बहुत ही आदर्श सम्मान से उनका स्वागत किया और खानपान में भी कोई कमी नहीं रखी। लड़की वालों ने भीमा को देखा तो भीमा उन्हें मन भा गया। उन्होंने तुरंत ही भीमा के हाथ पर 11 रुपए दिए और कह दिया कि हमारी तरफ से लड़का पक्का है, आप अगले 2 महीने बाद सीधे बारात लेकर आ जाएं, हम शादी में कोई विलंब नहीं चाहते हैं। भीमा की बुआ ने भीमा की शादी के लिए सारा खर्चा अपनी सर ले लिया। भीमा की बुआ ने भीमा की बड़े ही धूमधाम से शादी की। भीमा की पत्नी घर पर आ गई और उसकी बुआ की और इसकी माँ की बहुत ही अच्छी तरीके से खातिर की देखरेख की। भीमा की बुआ को भी भीमा की पत्नी मन भा गई। भीमा की बुआ अब अपने घर चली गई। अब भीमा के घर में भीमा की पत्नी खाना बनाया करती है और दिमाग की माँ की सेवा भी करती है। दिनचर्या ऐसी ही चलती रहती है। भीमा की माँ अब और बूढ़ी हो चुकी है। भीमा की माँ की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। भीमा अब पहले 2 लोगों के खाने के लिए कमाया करता था, अब 3 लोगों के लिए कमाना पड़ता है। भीमा की हालत और ज्यादा बदतर हो चुकी है।
एक दिन भीमा की मां अचानक बेहोश हो गई। उस समय भीमा घर पर नहीं था। भीमा की पत्नी बहुत घबरा गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, कहीं से भी भीमा को घर भेज दो। भीमा की पत्नी कुछ और देर अपनी सास को देख रही ही थी कि थोड़ी देर में भीमा घर खाना खाने के लिए आया। भीमा की पत्नी ने जैसे ही भीमा को देखा, वह रोती हुई भीमा से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। भीमा के पूछने पर वह बोली कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह बेहोश हो गई हैं। भीमा वैद्य को लेने गया। जल्दी से भीमा वैद्य को लेके आया। वैद्य ने भीमा को बताया कि इनकी जितनी सेवा कर लोगे उतना ही इन्हें देख लोगे, और जितने रुपये की आज दवा आई है उतने ही रुपये की हर रोज दवा आएगी। भीमा अब आधे दिन घर पे काम करता है और आधे दिन मजदूरी करने जाता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन भीमा की मां की सुबह तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। भीमा की पत्नी ने भीमा को बोला कि आप जल्दी से दवा ले आओ। भीमा भागा भागा वैद्य जी से दवा लेने गया, लेकिन जब वैद्य जी ने दवा के 15 रुपये मांगे तो भीमा रोने लग गया। रोते रोते बोला कि वैद्य जी, मेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर आपने मुझे आज दवा नहीं दी तो मेरी माँ मर जाएगी। कृपया मुझे ये दवा दे दो वैद्य जी, बाकी बचे हुए पैसे मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। लेकिन वैद्य नहीं मान रहा था। भीमा रोते रोते किसी और साधन के लिए चल दिया। तभी वैद्य ने भीमा को बुलाया, बोला कि मेरी ये बैलगाड़ी को लेकर मेरे गांव तक जाना है तुम्हें। वहां से इस बैलगाड़ी में अनाज भर के तुम्हें यहाँ मेरे घर लाना है। इतना काम कर दो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। भीमा ने सोचा और कोई चारा भी नहीं है। भीमा झट से बैलगाड़ी पे चढ़ गया और लाला के गांव की ओर चल पड़ा। उधर भीमा की माँ और पत्नी भीमा की राह देख रहे थे कि कब आए वह। भीमा की माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। वो हराहट में देखती कि कहीं भीमा तो नहीं है। माँ आखिरी वक्त अपने बेटे को देखना चाह रही थी, और इधर भीमा की पत्नी को डर लगा था कि ये इतना लेट कैसे हो रहा है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उधर भीमा जल्दी जल्दी बैलगाड़ी को चला रहा है। इतनी जल्दी जल्दी भीमा गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक गाड़ी का पहिया निकलकर एक खेत में गिर गया। भीमा गाड़ी से गिर गया। उसे काफी चोट लग गई थी, लेकिन उसने देखा नहीं। उसने सोचा मेरी माँ उधर आखिरी सांसें गिन रही है, मैं यहाँ अपनी चोट देखूं नहीं। इतना सोचकर भीमा फिर से उठा और बैलगाड़ी के पहिए को सही से लगाया और बैलगाड़ी पर चढ़कर फिर से जल्दी जल्दी चल दिया। आखिरकार वह लाला के गांव पहुंच गया और सामान गाड़ी में रखवा लिया। भीमा जैसे ही लाला के पास आया, लाला ने जल्दी से गाड़ी के पास जाकर देखा कि गाड़ी के पहिए में इतनी मिट्टी कैसे लगी है। भीमा ने अपनी चोट दिखाते हुए कहा कि गाड़ी का पहिया निकल गया था, मेरे लग गई, फिर मैंने गाड़ी सही करी। लाला ने भीमा से कहा कि इसे सही कराने में 200 रुपये लगेंगे, ये मैं तुझसे लूंगा। भीमा ने मैं दे दूंगा बोलकर लाला से दवा के लिए कहा। लाला ने भीमा की माँ के लिए जो दवा थी वो भीमा को दे दी। भीमा अपनी माँ की दवा लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था, तब तक उसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। भीमा दरवाजे पर ही दवा पटक कर अपनी माँ के पास रोता हुआ पहुंच गया। बेचारा भीमा अपनी माँ के लिए जो कर्जा करके आया था वो भी बेकार हो गया और माँ भी नहीं रही। अब भीमा अपने घर को इन दरिंदों से कैसे बचाएगा, देखते हैं भाग 2 में।